आदम और हवा के जीवन का एक दिन। हमारे स्वभाव, इतिहास और मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें अपने शिकारी संग्राहक पूर्वजों के दिमाग में जाना होगा। हमारी प्रजाति के लगभग पूरे इतिहास में सेपियंस भोजन की तलाश में रहे हैं। पिछले 200 साल ही हैं जिसके दौरान सेपियंस ने शहरी मजदूरों और कर्मचारियों के रूप में अपनी रोजी रोटी कमानी शुरू की है, जबकि उससे पहले लगभग 10,000 साल अधिकांश सेपियंस किसानों और चरवाहों का जीवन जीते थे। यह 200 साल उन हजारों वर्षों की तुलना में एक पलक झपकने के बराबर हैं, जिसके दौरान हमारे पूर्वजों ने शिकार किया और खाना इकट्ठा किया। विकासवादी मनोविज्ञान का तर्क है कि हमारे वर्तमान समय के कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों ने इस लंबे खेती से पहले के युग के दौरान आकार लिया। इस क्षेत्र के विद्वान दावा करते हैं कि आज भी हमारे दिमाग और चेतना शिकार और संग्रह के जीवन पर आधारित हैं। हमारी खाने की आदतें, हमारे संघर्ष और हमारी कामुकता सभी हमारे शिकारी संग्रहकर्ता दिमाग पर हमारे वर्तमान औद्योगिक वातावरण, मेगा शहरों, हवाई जहाज, टेलीफोन और कंप्यूटर के प्रभाव का परिणाम है। यह वातावरण हमें किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक भौतिक संसाधन और लंबा जीवन देता है, लेकिन यह अक्सर हमें अलग-थलग, उदास और दबाव भी महसूस कराता है। यह समझना जरूरी है कि हमें शिकारी दुनिया में गहराई से जाने की जरूरत है, जिसने हमें आकार दिया, वह दुनिया जिसमें हम अवचेतन रूप से आज भी रहते हैं। उदाहरण के लिए, लोग उच्च कैलोरी वाले भोजन का सेवन क्यों करते हैं, जो उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आज के समृद्ध समाज मोटापे की महामारी से जूझ रहे हैं, जो तेजी से विकासशील देशों में फैल रही है। यह एक पहेली ही रहेगी जब तक हम यह न जान लें कि हम सबसे मीठा और चिकना खाना क्यों खाना पसंद करते हैं। हमारे पूर्वज जब सवाना के जंगलों में रहते थे, वहाँ भोजन की कमी थी और उच्च कैलोरी वाले भोजन तो दुर्लभ ही थे। 30,000 साल पहले एक शिकारी के पास पके हुए फल के रूप में केवल एक ही मीठा भोजन था। अगर पाषाण युग की कोई महिला अंजीर से लदा एक पेड़ खोज लेती, तो सबसे समझदारी वाली बात यह होती कि वह तुरंत ही जितने हो सके उतने अंजीर खा ले, इससे पहले कि स्थानीय बबून बंदरों का झुंड पेड़ को उजाड़ दे। उच्च कैलोरी वाले भोजन को खाने की प्रवृत्ति हमारे जीन में गहराई से समाई हुई है। आज हम भले ही भरे हुए रेफ्रिजरेटर वाले ऊंचे अपार्टमेंट में रह रहे हों, लेकिन हमारा डीएनए अभी भी सोचता है कि हम सवाना में ही हैं। यही कारण है कि जब हमें फ्रीजर में आइसक्रीम का टब दिखता है, तो हम उसे सफा चट करके ऊपर से जंबो कोक पीना पसंद करते हैं। यह खाने का सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। अन्य सिद्धांत कहीं अधिक विवादास्पद हैं। उदाहरण के लिए, कुछ विकासवादी मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि प्राचीन भोजन खोजने वाले समूह एकल विवाह वाले जोड़ों पर केंद्रित एकल परिवारों से नहीं बने थे, बल्कि भोजन खोजने वाले लोग निजी संपत्ति, एकल संबंधों और यहाँ तक कि पितृत्व से रहित समुदायों में रहते थे। ऐसे समूह में एक महिला कई पुरुषों और महिलाओं के साथ एक साथ यौन संबंध बना सकती थी और समूह के सभी वयस्क बच्चों के पालन पोषण में सहयोग करते थे। चूंकि कोई भी पुरुष निश्चित रूप से नहीं जानता था कि कौन से बच्चे उसके हैं, इसलिए पुरुष सभी बच्चों के लिए समान चिंता दिखाते थे। ऐसी सामाजिक संरचना कोई दिमागी उड़ान नहीं है। यह जानवरों, विशेष रूप से हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों चिंपांजी और बोनोबोस में पाई जाती है। यहाँ तक कि कई वर्तमान मानव संस्कृतियाँ भी हैं जिनमें सामूहिक पितृत्व का अभ्यास किया जाता है। उदाहरण के लिए बारी जनजातियों के बीच। ऐसे समाजों की मान्यताओं के अनुसार बच्चा किसी एक पुरुष के शुक्राणु से नहीं, बल्कि महिला के गर्भ में शुक्राणुओं के संचय से पैदा होता है। एक अच्छी माँ कई अलग अलग पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास करेगी, खासकर जब वह गर्भवती हो, ताकि उसके बच्चे में केवल सबसे अच्छे शिकारी के गुण ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छे कहानीकार, सबसे मजबूत योद्धा और सबसे विचारशील प्रेमी के गुण भी हों। अगर यह मूर्खतापूर्ण लगता है, तो ध्यान रखें कि आधुनिक विज्ञान से पहले लोगों के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि बच्चे हमेशा एक ही पिता से पैदा होते हैं, न कि कई से।
इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि देखिए कैसे आधुनिक विवाहों में लगातार बेवफाई और तलाक की उच्च दर और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं की भरमार है, जिससे बच्चे और वयस्क दोनों पीड़ित हैं। ये सभी मनुष्यों को एकल परिवारों और एकल संबंधों में रहने के लिए मजबूर करने का परिणाम है, जो हमारे जैविक सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं हैं। कई विद्वान इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं कि एकल विवाह और एकल परिवारों का गठन दोनों ही मूल मानवीय व्यवहार हैं। हालांकि प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता समाज आधुनिक समाजों की तुलना में अधिक सामुदायिक और समतावादी थे, लेकिन ये शोधकर्ता तर्क देते हैं कि वे फिर भी अलग अलग खंडों से बने थे, जिनमें से प्रत्येक में एक जोड़ा और उनके बच्चे थे। यही कारण है कि आज एकल संबंध और एकल परिवार अधिकांश संस्कृतियों में आदर्श हैं। पुरुष और महिलाएं अपने साथी और बच्चों के प्रति बहुत अधिक अधिकार जताते हैं, और उत्तर कोरिया और सीरिया जैसे आधुनिक राज्यों में भी राजनीतिक अधिकार पिता से बेटे को ट्रांसफर होते हैं। इस विवाद को सुलझाने और अपनी कामुकता, समाज और राजनीति को समझने के लिए हमें अपने पूर्वजों की जीवन के बारे में यह जांचने की जरूरत है कि 70,000 साल पहले की संज्ञानात्मक क्रांति और लगभग 12,000 साल पहले कृषि क्रांति की शुरुआत के बीच सेपियंस कैसे रहते थे। दुर्भाग्य से हमारे पास शिकारी युग से कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, और पुरातात्विक सबूत मुख्य रूप से जीवाश्म हड्डियों और पत्थर के औजार ही हैं। लकड़ी, बांस या चमड़े जैसी अधिक नाशवान सामग्रियों से बनी कलाकृतियां केवल खास परिस्थितियों में ही बची रहती हैं। आम धारणा यह है कि कृषि युग से पहले मानव पत्थर के युग में रहते थे। यह इस पुरातात्विक पूर्वाग्रह पर आधारित एक गलत धारणा है। पाषाण युग को अधिक सटीक रूप से लकड़ी का युग कहा जाना चाहिए, क्योंकि प्राचीन शिकारी संग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश उपकरण लकड़ी के बने होते थे। बची हुई कलाकृतियां प्राचीन शिकारी संग्राहकों के जीवन की छवि को दोबारा बनाने के लिए नाकाफी हैं। प्राचीन शिकारियों और उनके कृषि और औद्योगिक वंशजों के बीच सबसे स्पष्ट अंतर यह है कि शिकारियों के पास शुरू में बहुत कम घरेलू सामान था और ये उनके जीवन में काफी मामूली भूमिका निभाता था। अपने जीवन काल में एक आधुनिक समृद्ध समाज का एक सामान्य सदस्य लाखों चीजों का मालिक है, जिसमें कार और घर से लेकर डिस्पोजेबल नैपी और दूध के डिब्बों तक शामिल हैं। शायद ही कोई गतिविधि, विश्वास या यहाँ तक कि कोई भावना होगी जो हमारे खुद के बनाए सामान पर सवार न हो। हमारी खाने की आदतें ऐसी वस्तुओं के ही एक मनमुग्ध करने वाले संग्रह से प्रभावित होती हैं। चम्मच और गिलास से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब और विशाल समुद्र में जाने वाले जहाज तक, खेल में हम प्लास्टिक कार्ड से लेकर 1 लाख सीटों वाले स्टेडियम तक ढेर सारे खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे रोमांटिक और यौन संबंध अंगूठियों, बिस्तरों, अच्छे कपड़ों, सेक्सी अंडरवियर, कंडोम, फैशनेबल रेस्तरां, सस्ते मोटल, एयरपोर्ट लाउंज, विवाह हॉल और खानपान कंपनियों से बने हैं। धर्म हमारे जीवन में पवित्रता लाते हैं। इनकी मशहूर सामग्री गॉथिक चर्चों, मुस्लिम मस्जिदों, हिंदू आश्रमों, तिब्बती प्रार्थना पहियों, पुरोहितों के कैसौक, मोमबत्तियां, धूप बत्ती, क्रिसमस के पेड़, कब्रें हैं। हम शायद ही कभी महसूस करते हैं कि सामान का फैलाव कितना है जब तक कि हमें इसे एक नए घर में नहीं ले जाना पड़ता। शिकारी हर महीने, हर हफ्ते और कभी कभी तो हर दिन घर बदलते थे। जो कुछ भी उनके पास होता था उसे अपनी पीठ पर ढोते थे। बोझ साझा करने के लिए कोई कंपनियां, गाड़ियां या यहाँ तक कि जानवर भी नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्हें केवल सबसे जरूरी सामानों के साथ काम चलाना पड़ता था। तो यह मान लेना उचित है कि उनके मानसिक, धार्मिक और भावनात्मक जीवन का बड़ा हिस्सा कलाकृतियों की मदद के बिना ही संचालित होता होगा। आज से 1 लाख साल बाद काम करने वाला एक पुरातत्वविद एक खंडहर मस्जिद में खोदी गई असंख्य वस्तुओं से मुस्लिम विश्वास और अभ्यास की एक उचित तस्वीर बना सकता है। लेकिन हम प्राचीन शिकारी संग्राहकों के विश्वासों और अनुष्ठानों को समझने की कोशिश में काफी हद तक असफल हैं। यह लगभग वैसी ही दुविधा है जिसका सामना भविष्य के इतिहासकार को करना पड़ेगा यदि उसे 21वीं सदी के किशोरों की सामाजिक दुनिया को केवल उनकी बची हुई डाक के आधार पर चित्रित करना पड़े, क्योंकि उनके फोन वार्तालापों, ईमेल, ब्लॉग और टेक्स्ट संदेशों का कोई रिकॉर्ड नहीं बचा रहेगा।
इस प्रकार कलाकृतियों पर निर्भरता प्राचीन शिकारी जीवन के विवरण को पक्षपातपूर्ण बना देगी। इसका समाधान करने का एक तरीका आधुनिक शिकारी समाजों का अध्ययन हो सकता है, लेकिन आधुनिक शिकारी समाजों से प्राचीन समाजों तक अनुमान लगाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आधुनिक युग में जीवित रहने वाले सभी शिकारी समाज पड़ोसी कृषि और औद्योगिक समाजों से प्रभावित हैं। नतीजतन यह मान लेना जोखिम भरा है कि जो उनके बारे में आज सच है वह हजारों साल पहले भी सच था। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।